मोहब्बत भी हो, इज्जत भी हो अपनी बीवी के साथ, इधर उधर देखना बंद नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो घर में आपने कितनी सिक्योरिटी और कितनी एक दूसरे की मोहब्बत कायम दायम रखी है। एक दूसरे के फ़ोन नहीं चेक करने, एक दूसरे के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते, जिसने करना है उसने करना है, लेकिन रिस्क को कम कर सकते हैं बाय द गुड बिहेवियर। ठीक है, अपने आप के ऊपर काम करके, अपने रिलेशनशिप पे काम करने। बाकी तो अल्लाह मालिक, कोई चीज़ आजकल गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब, लास्ट पॉडकास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए जिसमें एक खातून ने पूछा कि मैं एक इंडिपेंडेंट और एक सक्सेसफुल लेडी हूँ, बट जब मैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हूँ तो मुझे जो यंगस्टर्स या जो कह लें कि जो अर्ली स्टार्टअप्स है वो इतना नहीं अपील करते, रादर देन कि अगर कोई बंदा जो पहले से इस्टेब्लिश है, और जो इस्टेब्लिश होते हैं वो ज़्यादातर शादीशुदा होते हैं, जो दूसरी शादी की तरफ जाना, ये हमारे माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस इस वक्त इतनी नहीं है, उनके लिए क्या आप वे आउट देंगी एज अ लाइफ कोच? देखिए, एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो लड़की कहती है मैं इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड और सक्सेसफुल औरत हूँ। बात तो यहीं से स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज के समाज में हो क्या रहा है, लड़कियां इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड और सक्सेसफुल हो गई हैं, तो बंदा निकम्मा हो गया आजकल का। और वो जो लड़के हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, लड़की फंसाना। जब उनको पढ़ना चाहिए, अपने करियर पे काम करना चाहिए, उनको अपनी डायरेक्शन तय्युन करना चाहिए कि मैंने आगे जाके क्या करना है, उसका ब्राइट फ्यूचर है या नहीं, ऐसे टाइम पे वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, और जो फिर अगेन इसकी मेडिकल रीज़न भी मैं बात करूंगी, अभी मैं समाजी बात कर रही हूँ। तो जब लड़के नकम्मे रह जाएंगे और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है और उनका इतना एक्सपोजर, और अभी मेडिकली भी अगर बात की जाए तो उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है 26 साल तक तो लड़कों का बना ही नहीं होता, तो वो बच्चे ही होते हैं, आप कह लो लड़का ही होता है वो। और जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनकी अक्ल, उनकी दानिशमंदी, उनका जो होता है उठना बैठना, बहुत जल्दी जवान हो जाती हैं और बहुत अक्लमंदी और मैच्योर हो जाती हैं। उसके साथ फिर अगर वो करियर ओरिएंटेड और इंडिपेंडेंट होंगी तो ये तो बड़ा ही मोहलिक किस्म का आपने कॉम्बिनेशन दे दिया। अब जब ऐसी कॉम्बिनेशन दे दी, मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मसला ये है कि औरत अपने से नीचे सबमिशन नहीं करती, औरत बनी हुई है सबमिशन के लिए। औरत को सबमिशन करनी है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बेनज़ीर थी जिनकी शादी हो गई थी उनके साथ जरदारी के साथ, शी वांट्स टू सबमिट। लेकिन वो सबमिट उसको करती है जो बंदा उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, सबमिट उसको करती है जहाँ पे वो लगे कि मेरे से ज़्यादा दानिशमंद है, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल। और सक्सेस का क्राइटेरिया सिर्फ पैसा नहीं होता, मैंने पहले भी बताया। फिर वो उसको सबमिट करती है, उसको सर का ताज बनाती है, उसको मजाजी खुदा बनाती है, वरना वो छुट्टी करा देती है। तो उसकी वजह से सबमिशन के लिए अब वो बंदा ढूंढ रही है, खुद से उसका लेवल यहाँ पे हो गया, वो नीचे नहीं जा सकती, जा भी नहीं सकती, जाना चाहती भी नहीं है। वरना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहती, और कर भी ले कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी कभी ऐसी शादियां निभती नहीं है, क्योंकि औरत अपने आप को सुपीरियर समझ रही होती है। जहाँ पे औरत सुपीरियर समझेगी, बंदे की इज्जत नहीं करेगी, और बंदे को क्या चाहिए था, इज्जत चाहिए। जब वो इज्जत ही नहीं करेगी तो फिर क्या होगा। यहाँ से ये सारा अंडरलाइंग इशू स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम समझते नहीं, और हम सिर्फ ये कह देते हैं कि आजकल की पॉडकास्ट पे जाओ या कोई भी मसले देखो तो ऊपर ऊपर से झाड़ा झूड़ी कर रहे हैं, उसका डीप इशू को देख नहीं रहे। तो बाप ने लड़की पढ़ा दी, ये कर दिया, अब उसको तो ऐसा लड़का मिल नहीं रहा अपनी लेवल में, तो या तो फिर अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपनी लेवल में तो बेस्ट है, क्योंकि आपका जो फ़र्क आ रहा है जनरेशन का भी, आपको अगर मैच्योर और विजडम एक बड़ी उम्र के साथ मिल रही है तो आप सोचना शुरू कर दें कि इट वाज गोना कम विद अ पैकेज, या डिवोर्सी होगा, या बच्चों वाला होगा, या शादीशुदा होगा। और अगर आपका क्वेश्चन ये था कि वो शादीशुदा बंदे की तरफ जाए या डिवोर्सी के पीछे जाए, बहुत ज़्यादा मसला है ये, क्योंकि अगर वो मैरिड बंदे के पीछे जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी फैक्टर, तो अभी तो आपको सारा कुछ हरा हरा नज़र आ रहा है, लेकिन समाजी, अखलाकी, नफ्सियाती इतने इश्यूज डेवलप हो जाएंगे बाद में। इज शी दैट स्ट्रॉन्ग, और वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा कि नहीं। अभी तो बड़ा वाइज लग रहा है, अभी तो बड़ा मैच्योर लग रहा है, बड़े पैसे वाला लग रहा है। जब आप उस रिलेशनशिप में एंटर हो जाएंगे तो आगे से जब प्रेशर पड़ता है ना बीवी का, और बीवी के पीछे वाले ख़ानदान का, और रिस्पेक्ट का, क्योंकि रिस्पेक्ट भी होती है ना एक आदमी की माशरे के अंदर, कभी कभी वो ऐसे प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकते। शुरू में तो मोहब्बत के चक्कर में नॉवल्टी बड़ी चीज़ होती है, जिसमें आपको जो नई चीज़ें होती हैं, जब आप कह रहे थे ना फेमिलियरिटी, तो नॉवल्टी के चक्कर में तो शायद आप ऐसा रिलेशनशिप संभाल लें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने गिव इन कर दिया उस प्रेशर को, और जब आप ऐसे रिलेशनशिप में चले गए और उस बंदे के बच्चे हुए, तो बच्चों की भी बड़ी पावर होती है माँ बाप के ऊपर। वो ऐसा बंदा नहीं कभी कभी निभा सकता, तो आपको जब ऑप्शन है,
आप सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए एक किस्म की फैसिनेशन हो गई और आप उस डायरेक्शन में चले गए, तो बी रेडी कि कल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा तो क्या होगा, कहीं उल्टे लेने देने ना पड़ जाए, जिसे कहते हैं पुट्ठी ना बह जाए। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह अगर डिवोर्सी है तो मुझे लगता है डिवोर्सी तो इज़ लाइक अ सिंगल, आजकल बहुत डिवोर्स रेट है, तो अगर डिवोर्स हो गई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि एक दफ़ा अगर एक बंदा किसी से नहीं रेट चल ज़्यादा सकता, हाई हो जाता है। हाँ, तो रेट के अलावा भी वो रिस्क, और उसको आदत की, कैसे कहते हैं ना जी, इसने तो पहले भी जो है ना इस तरह से जो है डिवोर्स दे आदत हो दी, जाती है। आदत हो जाती है। तो अच्छा क्या मुझे ये बताएं कि हम शादी को ये बात कह लेते हैं, आदत किस चीज़ की हो जाती है? शादी इज़ अ कमिटमेंट। जिसने शादी की थी वो तो बंदा फिर भी अच्छा है कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी है, वो दोबारा डिवोर्स हो गई वो फिर भी कमिटमेंट के लिए रेडी वेरी है। नाइस, वेरी वेल सेड। लेकिन जो बंदे मुंह इधर उधर मारते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं या बगैर शादी के इस तरह के चक्कर चला रहे हैं, वो तो कमिटमेंट वाला बंदा ही नहीं है। वेरी वेल तो सेड। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसको आदत पड़ गई थी? वो तो बेचारा अभी भी शरीफ है कि एक औरत से डसा हुआ, या औरत बंदे से डोमेस्टिक अब्यूज के बाद डसे हुए फिर भी सोच रही है कि मैं घर बसाना चाहती हूँ, फैमिली करना चाहती हूँ, वो तो हर हाल में फिर भी बेहतर है। नहीं ने भी फाइन, डिवोर्स ले लें, सेम मिस्टेक दोबारा ना करें। पहले अगर कोई मिस्टेक ऐसी कर ली थी कि शक्ल के पीछे गए थे या पैसे के पीछे गए थे या फैमिली के साथ नहीं निभी, एटलीस्ट उस मिस्टेक से लर्न करें कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं ना करूं तो आगे रिलेशनशिप मेरे अच्छे रहेंगे। अब कुछ लोग बहुत ही बिटर और कड़वे हो जाते हैं, उनका रिलेशनशिप इतना ख़राब होता है कि वो सारी उम्र कड़वाहट लेके फिर रहे होते हैं, हमने दोबारा शादी नहीं करनी। और कुछ औरतों की डिवोर्स हुई होती है, उनके लिए मर्द जो हैं वो बिल्कुल ही बुरे इंसान होते हैं, वो शैतान होते हैं, उनको अल्लाह ने इब्लीस बना के दुनिया में भेज दिया, वो कड़वी होती हैं अंदर से। इस तरह ही और बंदे जो होते हैं, अगर उनको रिलेशनशिप ऐसा हो जाए या बंदी ने बिट्रेयल कर दिया या नहीं निभी, वो सारी उम्र औरत को नागन समझते रहते हैं। ये एक पर्सनल ओपिनियन होता है जो आपके एक्सपीरियंस से आता है, और बैड एक्सपीरियंस था तो आप सारी उम्र उसको लेके चलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपने हीलिंग नहीं की। सही। जब नए रिलेशनशिप में जाना है, डिवोर्स हो गई है, पहले अपनी हीलिंग कर लें। ओके। अपने पास अपनी थेरेपी कर लें, अपने सेल्फ अवेयरनेस कर लें, लर्न कर लें अपने मिस्टेक से। अगर हीलिंग नहीं हुई अभी तक, पिछला एजेंडा लेकर चल रहे हैं, औरत को नागन समझ रहे हैं और बंदी जो है वो अभी भी बंदे को जहरीला समझ रही है, प्लीज शादी मत कीजिए। सही। तब कीजिए जब आपकी इनसाइड आउट हीलिंग है, जब आपकी एक नई स्लेट है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, और आप एक खुशगवार खुशी के साथ नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं विद द सोच कि हमने पुरानी मिस्टेक्स नहीं करनी। नई मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है, लर्न कर लेंगे आप, लेकिन हीलिंग इज मस्ट। अंदर से और बाहर से पूरी जो आपको शिफा होनी चाहिए। हीलिंग को उर्दू में क्या कहेंगे कि मतलब आप पिछले वाले जख्मों को भर कर फिर अगले रिलेशनशिप में जाएं। मसला ये है कि जब आप कहते हैं कि वो डिवोर्सी बंदा जो है उसको आदत पड़ गई है, बेचारे को आदत नहीं पड़ी, उसकी हीलिंग नहीं हुई हुई, वो शिफा हासिल करके अपने जख्म भर के अगले रिलेशनशिप में नहीं जा रहा, पिछले रिलेशनशिप की कड़वाहट आगे लेके जा रहा है, और उसी कड़वाहट और उसी एक्सपीरियंस की बेस पे वो बायस्ड है, और जो नई औरत उसकी ज़िंदगी में आई है उसको वो शायद मुकाम ना दे सके पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से। उसको हर चीज़ जो है वो 2 नंबरी लगेगी क्योंकि उसका बैड एक्सपीरियंस था। बैड एक्सपीरियंस से निकल जाएं, पहले जख्म हरे हैं जो हैं उनको भर लें, फिर नए रिलेशनशिप में जाएं। ये बंदा फिर भी बेहतर होगा, वो इसलिए बेहतर होगा क्योंकि ये कमिटमेंट के लिए रहती है। ये उस बंदे से बेहतर होगा जो एक मैरिड बंदा अफेयर चला रहा है। वो एक तो साइड में अफेयर चला रहा है, दूसरा उससे बेहतर होगा कि अगर वो शादी भी कर लेगा तो जो पैकेज में आ रहा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं वही बंदा, मोहब्बत तो खोते से भी हो सकती है। मोहब्बत अंधी होती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। मैं पंजाबी औरत हूँ, मुझे वही चीजें याद रह जाती हैं जो आपका बचपन होता है। डॉक्टर साहब, एक और जो क्यूरी आती है, आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, औलाद की जो ख्वाहिश होती है इसके अंदर, कैन यू बायोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली पिक और चूज अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल? एब्सोल्युटली। आजकल जो IVF है, नॉट नेचुरली, अदर देन IVF, नहीं। अगर IVF है, साइंटिफिकली जा रहे हैं तो जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन अगर नेचुरली कह रहे हैं तो मैं तो गायनी करती हूँ, रोज बच्चे पैदा करती हूँ, मेरे पास कितने लोग आते हैं कि आप मुफ्ती साहब हैं, दम दरूद करती हैं। मेरा शादी का नाम है वो, तो मैं उसका फ़ायदा उठाती हूँ, कहती हाँ मैं बड़े पैसे कमा सकती हूँ ऐसे, आपको पता नहीं उसमें ज़्यादा पैसा है एज़ कम्पेयर टू मेडिसन, तो वैसा पॉसिबल नहीं है।
तो अल्लाह जो भी दे, मैं उन्हें कहती हूँ सेहतमंद दे, तंदुरुस्त दे। आजकल की लड़कियां ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा ख्याल रखती हैं माँ बाप का। आपने सिर्फ उनकी तरबियत ये करते, जब तरबियत कर रहे हैं उनकी तरबियत में सिर्फ ये चीज़ ऐड कर दें कि उनके मर्द के अगेंस्ट उनको महाज मत दें, क्योंकि ये जो एक नई वेव है, एक नई जनरेशन है, वो इस सोच के साथ आई है कि हमारी पिछली जनरेशन में माओं के साथ ज़्यादती हो गई थी, उनको उनके साथ जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, उनको मार पड़ती थी, डोमेस्टिक अब्यूज़ होती थी, हमारे फादर ये करते थे, वो करते थे, उनके अंदर एक जहर भरा हुआ है। तो उस जहर को ट्रांसफ़र मत करें अपने बच्चों के अंदर, ताकि वो अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें, ना कि बैड एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंट्स। वो अपनी माँ का एक्सपीरियंस देख के बंदों के एंगेस्ट हो जाती हैं और फिर वो इसी सोच के साथ आगे जाती हैं कि हमने अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना, हमने एक इंडिपेंडेंट औरत बन के रहना है। अगर हम अपना करियर ना कर सके तो हमारी मैरिज सक्सेसफुल नहीं है। उनकी एक प्री कंसीव्ड नोशन कहते हैं उसे, कि वो इस सोच के साथ आ रही हैं। और फिर हमेशा मैं कहती हूँ कि सक्सेस की डेफिनेशन आपकी अपनी है। अगर आपकी मैरिज भी हैप्पी है, आपके बच्चे भी हो गए हैं, आपको ज़िंदगी की हर चीज़ मिल गई है, नेमत भी मिल गई है, लेकिन चूंकि आपके ज़हन में ये था कि मैंने अगर जाके, मेरे पास डिग्री है और मैंने अगर जाके फ़लाँ इंडस्ट्री या फ़लाँ डॉक्टरी को जारी व सारी ना रखा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वो पर्सनल डिफीट है, तो आप हैप्पी नहीं रहेंगे। तो ये वाली चीज़ें इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि शादी से पहले आप डिस्कस कर लें आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। आप अगर नहीं किसी के साथ रहना चाहते तो ये पहले डिस्कस करें। आप माँ बाप का अगर वही गोइंग बैक कि आप अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहते, आप एक सेपरेट रहना चाहते हैं, ये पहले डिस्कस करें। और इस केस में हस्बैंड ने, चूंकि वो फ़र्ज़ है उसका माँ बाप की खिदमत करना, फिर वो पहले ही बता दे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। नहीं है तो भी रास्ते अलग अलग कर लो, क्योंकि आपकी अपनी डेफिनेशन है, उसकी अपनी डेफिनेशन है। खटपट होगी जहाँ पे आप एक दूसरे की डेफिनेशंस को गलत तरीके से यस और नो कर देंगे, फरेब देंगे, जस्ट चूंकि आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं वक्ती तौर पे। बाद में जब आपको रियलिटी चेक होगा तो आप कहेंगे कि भाई हमने तो यहाँ पे, तुम खिदमत करो मेरे माँ बाप की, अब तुम जॉब ना करो। वो छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही चीज़ें जो है आगे जाके इश्यूज़ क्रिएट करती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, वेस्टर्न माशरे के अंदर भी और हमारे यहाँ भी जो सबसे बड़ा मसला आजकल आ रहा है, वो जो यंगस्टर्स के अंदर पोलर, बाईपोलर और इस तरह की जो रिलेशनशिप्स आना शुरू हो गए हैं, डॉक्टर साहब ये क्या सोशल मीडिया की वजह से है, ये बायोलॉजिकली कोई इस तरह की चीज़ हो गई है कि अब ये पीक पे आना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा LGBT की बात, LGBT हो गया, गेज हो गए, लेस्बियन, इस तरह की जो चीज़ें। कसम से मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, एक बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है जो आपको फॉलो कर रही होती है, फिर वो जब ये सुनते हैं तो हमारा रेट नीचे चला जाएगा रेटिंग नीचे चली जाएगी। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मुझे लगता है, और ये मैं मेडिकली बात करूँगी इसके बारे में, कि अगर कोई मेडिकल रीज़न मिल जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में इस चीज़ के बारे में दूसरों के भी सुनती हूँ जो कि वाकई इसको कंडोन भी करते हैं और ये कहते थे नहीं जी आप तो पैदा ही ऐसे हुए, आप इस सर्टन चीज़ के साथ। अगर ऐसा होता ना, कोई मेडिकल रीज़न होती, तो आपको क्या लगता है यूएस से वेस्ट सदियों से ढूंढ रहा है मेडिकल रीज़न, अभी तक तो कोई मेडिकल रीज़न मिली नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर मेडिकल रीज़न नहीं है तो एनवायरमेंटल रीज़न हुई। अगर एनवायरमेंटल है, या तो माँ के पेट में आपकी कोई हार्मोनल एक्सपोजर ऐसा हो गया क्योंकि माँ का टॉक्सिक केमिकल्स और आजकल जो चला हुआ है पेस्टिसाइड वगैरह, या फिर जब आपका बचपन पल बढ़ रहा था तो आपका एक्सपोजर ऐसा हो गया, कोई ट्रॉमा मिल गया, कोई इंसेस्ट हो गई, किसी मुलाजिम ने आपके साथ कोई गलत हरकत कर दी, या माँ बाप में घर में मार पड़ती थी, बहुत डोमेस्टिक बच्चे को पीटा, कोई भी नफ्सियाती हो सकता है, आपका मरीज़ बन सकते हैं आप। और उसी ट्रॉमा को लेके जब आप आगे चलेंगे तो आपका नफ्सियाती इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं इनटू सम काइंड ऑफ, जो कि अलाइनमेंट में नहीं हट कर। तो मेरे नज़दीक अगर कोई मेडिकल रीज़न होती तो इस चीज़ को आ जाती, और दूसरा रिलीजियसली जो है इसको फिर इतनी सख्ती से मना ना किया जाता। तो अगर सख्ती से मना किया गया है और इस चीज़ को कहीं भी नहीं कहा गया कि ये करें, इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह से पहले ये कहा गया था ना कि वाइन जो है, शराब थोड़ी सी अमाउंट में पियो तो आपके हार्ट के लिए अच्छी है, या थोड़ी सी अमाउंट में पियो तो आपको तिब्बी तौर पे अच्छी है। लेकिन अब क्या हुआ है, कितने सालों से ये हो रहा था,
अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं, गोरे वापस हमारे रिलीजन की तरफ जा रहे हैं। रिसर्च करना टाइम लगाया उन्होंने, लेकिन अब कनाडा के अंदर उन्होंने जो नई गाइडलाइंस दी हैं वो कह रहे हैं नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर योर हेल्थ। उन्होंने ये कह दिया कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चाहे कतरा हो या हाफ अ कप हो। यूएसए के अंदर मसला ये है, यूएसए ने भी ये गाइडलाइंस नहीं ली। यूएसए के अंदर जो होता है वो हर चीज़ इकोनॉमिकल होती है। वो तो हर चीज़ पैसे को करते हैं। अगर वहाँ पे आर्म्स हैं, असला है, असले में जाके बच्चा कॉलेज में, स्कूल में जाके 100 बच्चा मार देता है, वो फिर भी रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स हैं आपस में लड़ मर रहे हैं कि हमने ये जो मशीन गन होती है, ऑटो वेपन्स, उसके ऊपर बैन करना है कि नहीं करना। वो तो अभी तक उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सके। रिसर्च हो रही है, लेकिन वो चीज़ें करते हैं जो कि उनसे फाइनेंशियल आपको फ़ायदा हो। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो आपका जो है कनाडा का, उसने कह दिया जी नहीं, गाइडलाइन लगाओ, कोई अल्कोहल अच्छी नहीं। फॉर हेल्थी सोसाइटी। हाँ, फॉर हेल्थी सोसाइटी। दे आर लुकिंग फॉर अ हेल्थी सोसाइटी, नॉट फॉर फाइनेंशियल स्टेटस कि आपका पैसा और हो जाए और अमेरिका में और पैसा आ जाए। दैट्स हाउ दे डू वॉर्स वगैरह, ये वो सब, वो एक अलग पॉलिटिकल बात है। उन्होंने कहा हाँ जी अमाउंट को कम कर दो, क्योंकि लिकर बिजनेस $1 बिलियन इंडस्ट्री का बिजनेस है। बंद कर देंगे तो क्या होगा उन लोगों का जो लिकर के ऊपर पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक अलग मसला है। तो इसी वजह से गोइंग बैक टू दैट, अगर आप एक सर्टन अंदाज में चीज़ों को कंडोन करना शुरू कर दें, उसके पीछे बेतहाशा आपके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं LGBT जो है बाहर के मुल्कों में कह रहे हैं कि जी हाँ उनकी शादियां कर दो, उनको एक स्टेटस दे दो, उनके अपने मसले हैं भाई। वो तो और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। तो पहले रिसर्च कर लें आप, उसके बाद वो अच्छी चीज़ें उनसे सीख लें। आप जो है वो इतनी तरक्की कर लें, चांद पे पहुंच जाएं, आप मरीख पे पहुंच जाएं। वो काम जब आप उस लेवल का अचीव कर लें तो फिर इसको भी कंडोन करना शुरू कर दें। लेकिन तब तक जो है गलत चीज़ों को सीख लेना और ये कह देना कि ये एक नेचुरल है और ये एक इस तरह से है, एनवायरमेंटल है। बहुत ज़्यादा जगहों पे बच्चाबाजी होती है, तो क्या क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है उस तरह से, अब आप 1000 बंदे को जेल में बंद कर देंगे तो उनमें से तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ना कि वो होमोसेक्सुअल्स बन जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, मुझे क्या मतलब, साइंटिफिकली एज ए डॉक्टर मैं बता रही हूँ, कोई चीज़ नहीं है ये अभी तक कि हम कह सकें कि ये लीजन इन ब्रेन है। एनवायरमेंटल है, अब आपकी मर्जी है आपने इसके साथ क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज आप US वापस जा रही हैं। डॉक्टर साहब आप वोट किसको डालेंगी वैसे, ट्रम्प या कैमला हैरिस? जाके मैं रिसर्च करूंगी। इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है हम घर में भी इसके ऊपर, और अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। बड़ा चैलेंज है हमारे वहाँ बाहर रहते हुए कि हम क्या करें। कुछ पॉलिटिक्स हर जगह चैलेंज होती है, क्योंकि एक पार्टी कुछ अच्छा कर रही होती है, दूसरा ये नहीं हो सकता कि दूसरा बिल्कुल नकम्मा है। दोनों में कोई ना कोई प्लस माइनस होता है। आपने ये देखना होता है कि एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हमें ज़्यादा फ़ायदा किसके होगा। इंडिविजुअल फ़ायदा मैं नहीं देखती, मैं हमेशा देखती हूँ कि एज ए मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा। तो उसमें एक ये भी फैक्टर आ जाता है कि मेरा काम आसान हो जाता है कि मैं अपने बेटे और अपने मियाँ से पूछ लेती हूँ, वो ये पॉलिटिकल होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि आई एम डूइंग सो मेनी अदर मिलियन थिंग्स कि हाँ भाई पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किससे मुसलमानों को फायदा होगा। वो इजी होमवर्क करके मुझे बता देते हैं कि यहाँ पे जाके अंगूठा लगा दो। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी इजी। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप हमारी समा डिजिटल की टीम का हिस्सा है और थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा आपके साथ वहाँ जाके भी। नाज़रीन उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, सुनी होंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। हम बार बार ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इज़ अबाउट इम्प्रूविंग लाइव्स, इट्स अबाउट ह्यूमन स्टोरीज। तो आज डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं, उम्मीद है इससे आपको अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छी लाइफ के अंदर बेहतरी मिलेगी।